हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग विविध को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। इसके तत्वाधान में वैज्ञानिक वस्तुओं के अन्वेषण, विश्लेषण और पारस्परिक आदान प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1914 से लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह विज्ञान सम्मेलन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है। 3 से 7 जनवरी 2017 के मध्य श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश में 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 16 से 20 मार्च 2018 के मध्य मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 105वें संस्करण का आयोजन किया गया। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगम्य तक पहुंच। 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में आयोजित होगी। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया समूह, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह जो है विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है जिसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है। यह समूह अपने सदस्य देशों को उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यह समूह निर्यात नियंत्रण में समन्वय स्थापित करने के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देशों के द्वारा किए जाने वाले निर्यात रासायनिक या जैविक हथियारों के विषय में योगदान न दे। वर्ष 1984 में इराक के द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद इस समूह की स्थापना 1985 में की गई थी। इस संगठन का नाम ऑस्ट्रेलिया समूह इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही इस समूह के गठन की पहल की थी। स्थापना के समय ऑस्ट्रेलिया समूह में सदस्यों की संख्या 15 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 43 तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य जो हैं रासायनिक हथियार अभिसमय तथा जैविक हथियार अभिसमय के पक्षकार हैं। 19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी 2018 को भारत जो है औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बन गया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी जिसे हम MTCR कहते हैं और वासेनार व्यवस्था के बाद अब ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत की सदस्यता परमाणु अप्रसार और वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। ठीक है, इसके बाद है नैनो प्रौद्योगिकी, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, परमाणविक एवं आणविक स्तर पर किसी पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता ही नैनो प्रौद्योगिकी है। सामान्यतः नैनो प्रौद्योगिकी का संबंध 1 से 100 नैनोमीटर के आकार की संरचनाओं और इसी पैमाने के अंतर्गत वस्तुओं एवं उपकरणों के विकास से है। नैनोमीटर की लंबाई जो होती है, इस नैनोमीटर लंबाई की जो इकाई है, 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर। नैनो पैमाने पर वस्तुएं इतनी छोटी होती है कि उन्हें समान आंखों से जो है देखा जाना संभव नहीं है। यहां तक कि उन्हें जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। नैनो पैमाने पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए वैज्ञानिक जो है स्कैनिंग टनलिंग सूक्ष्मदर्शी या परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भौतिकविद रिचर्ड फेनमैन ने 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर नैनो प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया था। उन्होंने एक परमाणु को जोड़कर उपकरणों को निर्मित करने की एक नई प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव दिया था जिसे आज आणविक नैनो प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, जो टोक्यो विश्वविद्यालय है, विज्ञान विश्वविद्यालय टोक्यो, इसके प्रोफेसर नोरियो तानीगुची
तानीगुची वर्ष 1974 में नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को परिभाषित किया था। वर्ष 1986 में डॉक्टर के एरिक ड्रेक्सलर, याद रखिएगा इनका नाम भी, डॉक्टर के एरिक जो ड्रेक्सलर हैं, के एरिक ड्रेक्सलर, इन्होंने नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑन नैनो टेक्नोलॉजी नामक जो है पुस्तक लिखी थी, जो इस विषय पर लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक है। इसके बाद है लेजर। यह लेजर क्या है? लेजर शब्द जो है पूर्ण रूप से है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। लेजर किरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक जैसी आवृत्ति, एक जैसा आयाम और एक जैसे ध्रुवीकरण वाली अत्यंत सुसंगठित किरणें होती हैं। यह बहुत ही कम छितराती हैं, यानी इनका फैलाव बहुत कम होता है, इसीलिए इनकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर संकेंद्रित की जा सकती है। जर्मनी में म्यूनिक के निकट गार्सिंग में स्थित क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक संस्थान जो है लेजर किरण संबंधी मूलभूत अनुसंधान में विश्व अग्रणी है। इसके बाद इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब है क्वांटम मैकेनिक्स, सी ऑप्शन। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? सही जवाब होगा साइबरनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, साइबरनेटिक्स क्या है? विज्ञान की आधुनिक शाखाओं में से यह एक है और इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों से हो रही प्रक्रियाओं के नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना नॉर्बर्ट वीनर इन्होंने किया था और इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग बोसोन। हिग बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल है हिग बोसोन। और 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? सही जवाब है बी, एंड्रॉयड वाड़ी निवेश। ठीक है, इसका जो सही मिलान नहीं है, दिए गए बी में जो जोड़ा है इसका मिलान सही इसलिए नहीं है कि एंड्रॉयड एक जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास गूगल ने किया है। 6 नंबर है, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है, क्या है? नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष जो है प्रचालन पद्धति 6.0, इसका नाम है मार्शमैलो। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का छठा प्रमुख संस्करण मार्शमैलो है और इसे एंड्रॉयड संस्करण 6.0 के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीन संस्करण को एंड्रॉयड 10.0 के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समयक मापक विज्ञान है। समय मापक जो विज्ञान है इसे बोलते हैं होरोलॉजी। होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का जो है अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर्षण एवं संनेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। घर्षण और संनेहक संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन और उनका अनुप्रयोग ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। दूसरा है, प्रकाश की नीली रंग जो तरंगे हैं बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है
वह सत्य है और सही जवाब आपका बी ऑप्शन ही होगा। सी ऑप्शन जो है सही मतलब कि स्टेटमेंट है कि गाले जो है बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। और डी है ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जो है जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन। प्रकाश की बैंगनी तरंगें नीली तरंगों की तुलना में अधिक क्या होती है? प्रकीर्णित होती हैं। और वस्तुतः आकाश का रंग नीला दिखाई जो है मतलब कि नीला दिखाई देना बैंगनी, जामुनी और नीले रंगों के सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो है आपका नई दिल्ली में। 11 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना जो हुआ था 1950 में और यह पुणे में स्थित है और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी CSIR की एक संघटक प्रयोगशाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। सही जवाब मुंबई होगा, डी ऑप्शन। और 1 जून 1945 को मुंबई में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो है स्थापना की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है लेजर का पूर्ण प्रारूप है? लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। जो लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त, और इसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर जो है एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है और इस युक्ति के द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। 14 नंबर है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सही जवाब होगा उद्दीप्त विकिरण। 15 नंबर है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सा है? तो सही जवाब होगा भारत में है। और कौन है आपको जो है इसको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है कौन है। और ये तो वैसे भारत में है लेकिन कौन है आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है, तो थोड़ा सा सर्च भी कर लीजिए। देखिए वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटकामा मरुस्थल में सेरो चेंजनेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है और यह समुद्र तल से 5640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 5640। ठीक है, प्रश्न काल में विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित हानले गांव में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर जो है 2001 में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, और जो इसके बाद जो यह लद्दाख क्षेत्र में जो हानले गांव में समुद्र तल से जो वेधशाला स्थित है जिसे हम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वेधशाला कहते हैं, यह जो है समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर 2001 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा। 16 नंबर है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्सरे दूरबीन, इसका नाम किस वैज्ञानिक के किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सही जवाब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 23 जुलाई 1999 को किया गया था। इसका नामकरण भारतीय मूल के प्रख्यात अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर किया गया था। यह मिशन वर्तमान में अंतरिक्ष में सक्रिय है। 17 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही जवाब होगा यूरी गागरिन। 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया था। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्रेय ग्रहण किया था। 18 नंबर है कि निम्न में से
विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही जवाब होगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन है, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। वोस्टोक 6 मिशन के द्वारा सोवियत संघ की वैलेंटीना तेरेस्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है चंद्रमा एक है। चंद्रमा एक क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह हमारी सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। 20 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज जो है, इन्होंने वर्ष 2010 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और 21 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए दाब का नियम ये किससे संबंध है? पास्कल। डायनामाइट, अब बताइए एल्फ्रेड नोबेल। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस किया है। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। देखिए जो रिवॉल्वर है इसके आविष्कारक हैं सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबेल। जो शीतलता का नियम है किसने दिया था? न्यूटन का नियम है। और दाब का जो नियम है पास्कल। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो जिंक कार्बन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका एनोड जिंक का जबकि कैथोड कार्बन का बना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है GIF का आशय क्या है? GIF इसका आशय क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा। और देखिए गिफ आप लोग देखिएगा कि कहीं जो आप कहीं पिक उक भेजते हैं तो गिफ की तरफ आता है तो उसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और इसका छवि प्रारूप के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? जीपीएस किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके लिए प्रयुक्त होता है। जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक वैश्विक नौयान उपग्रह जो है प्रणाली है और इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। 27 अप्रैल 1995 से जीपीएस ने पूर्ण रूप से जो है नागरिक कार्यों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन है जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो जीपीएस तकनीक है इसका प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा मोबाइल फोन प्रचालन के लिए, बैंकिंग प्रचालन और पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने के लिए। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1 2 3। जो जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यह एक उपग्रह अंतरिक्ष आधारित नौ चालन प्रणाली है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। वर्तमान में जीपीएस 3 प्रमुख तंत्रों, पहला उपग्रह खंड, दूसरा नियंत्रण एवं निगरानी खंड, तीसरा उपयोगकर्ता खंड से मिलकर बना है। जीपीएस जो रिसीवर होते हैं या जीपीएस जो प्राप्तकर्ता होता है अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थापित जीपीएस सैटेलाइट के द्वारा भेजे जाने वाले संकेतकों के आधार पर करता है। इन संकेतकों के आधार पर जीपीएस रिसीवर की 3D स्थिति जो है अक्षांश, देशांतर और उन्तांश तथा समय के बारे में पता चल जाता है। वर्तमान में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। सेना में इस तकनीक का प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है। नागरिक और वाणिज्य प्रयोग की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक और सर्वेक्षण कार्य के लिए ट्रेन, जहाज, इनके परिचालन और जमीन का सर्वेक्षण करने, नक्शा बनाने, आपदा राहत कार्यों के लिए भी जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग, मोबाइल प्रचालन और पावर ग्रिडों के नियंत्रण के लिए भी जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है एटीएम। एटीएम से तात्पर्य क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
आप जो एटीएम का प्रयोग करते हैं उसका पूरा नाम क्या है? पूर्ण रूप जो उसका नाम है पूर्ण रूप से वह है ऑटोमोटेड टेलर मशीन। यह मशीन जो है एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित और कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 27 नंबर क्वेश्चन है श्याम बीवर। श्याम बीवर क्या है? तो श्याम बीवर जो है सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा श्याम बीवर के संदर्भ में, जिसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं। और यह अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये अपने नजदीक से प्रवाहित होने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। 28 नंबर क्वेश्चन है श्याम बीवर होता है क्या होता है? तो सिमट गया तारा, यानी जो होता है जो संकुचित तारा है वो श्याम बीवर या ब्लैक होल होते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। ब्लैक होल जो होता है अत्यधिक घनत्व या द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश किरणों का भी बच पाना असंभव होता है। क्योंकि ब्लैक होल प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए यह अदृश्य बना रहता है। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसकी बाहरी हिस्सा फैलता है और ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रेड गेंट यानी रक्त दानव या सुपर रक्त दानव भी कहते हैं। इस अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या श्याम बीवर यानी ब्लैक होल में से कोई एक जो है प्राप्त करता है। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 शौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का जो है प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब होगा गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिगो और विर्गो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के फलस्वरूप अंतरिक्ष काल में उत्पन्न हुई गुरुत्वीय तरंगों को संसूचित किया गया, जिसे प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों के पूर्वानुमान की पुष्टि हुई। ध्यान रखिएगा, जो सापेक्षता का सिद्धांत है इसके आधार पर प्रस्तुत गुरुत्वीय तरंगों के पुनर्नुमान था, इसकी पुष्टि की गई। 30 नंबर क्वेश्चन है पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किस ओर? तो सूर्य से दूरी की ओर, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सौर मंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पूछल तारे कहलाते हैं। ये गैस और धूल का एक संग्रह है। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन स्टार्स, यानी अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र न्यूट्रॉन स्टार कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 32 नंबर है भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 3%। तापीय पनबिजली नवीकरणीय स्रोतों के पश्चात नाभिकीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। मई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,780 मेगावाट है, जो भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन का महज 1.9% है। 33 नंबर क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? वो है सही जवाब नैनो तकनीक।
नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र का और कह सकते हैं सूक्ष्म यंत्र और उपकरण बनाना जो है संभव हो सकेगा। ध्यान रखिएगा, नैनो तकनीक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो आपको मालूम है 1 nm से 100 nm के बीच। और इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 के पावर माइनस 7 मीटर से कम हो क्या कहलाता है? एक कण जिसका कम से कम बीमा जो है 10 के पावर माइनस 7 मीटर से कम हो क्या कहलाएगा? नैनो पार्टिकल। वह अति सूक्ष्म कण जिसकी कम से कम बीमा जो है 10 के पावर माइनस 7 मीटर से कम है तो नैनो पार्टिकल कहलाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर जो है 36 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।